हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और सीटेट की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज ये सीटेट की हमारी दूसरी क्लास है और आज जहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया था उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। हमने कहा था कि अगली क्लास होगी उसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अधिगम का स्थानांतरण पढ़ेंगे। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि जो आपने सीखा हुआ है अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया है, ठीक है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो एल थॉर्नडाइक के द्वारा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है। तो सीखे गए ज्ञान का जो उपयोग, जो आपने ज्ञान सीख लिया है, कोई भी चीज़ आपने सीख ली अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर लिया है, उसका अगर अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है तो उसी को बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण। यानी कि जो आपने अधिगम कर लिया उस सीखे हुए ज्ञान का उपयोग आप अन्य परिस्थितियों में कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपने कोई कंसेप्ट सीख लिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग जगहों पर हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, वही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है, यानी कि अधिगम प्रक्रिया है उसको सरल बनाता है। ये मानसिक शक्तियों का इसमें विकास होगा। तो अधिगम क्या है? अधिगम भाई मानसिक शक्तियों का विकास होता है अधिगम। तो ये मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जो सीखा गया ज्ञान है वह सहायक और बाधक दोनों ही हो सकता है। जो आपने कोई अधिगम कर लिया है वह दूसरी परिस्थितियों में सहायक भी बन सकता है और बाधक भी बन सकता है, बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। ये दोनों ही हो सकता है। अधिगम का स्थानांतरण सहायता भी प्रदान कर सकता है और बाधा भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो एक मनोवैज्ञानिक अर्नेस्ट हिलगार्ड जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अधिगम अंतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। यानी कि आपने जो एक क्रिया की है उसका प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। वन एक्शन इफेक्ट ऑन अनदर, यानी कि एक एक्शन, एक क्रिया दूसरी क्रिया को प्रभावित करती ही करती है, ठीक है। गुथ्री एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या परिभाषा है इसके संबंध में। तो व्यवहार को बढ़ाने तथा लागू करने की प्रक्रिया है। अधिगम का स्थानांतरण है क्या? व्यवहार को बढ़ाने के लिए तथा लागू करने की प्रक्रिया। यानी कि आपने जो व्यवहार आपने जो सीख लिया, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर लिया, वो तो हो गया अधिगम, और उसको अधिगम को बढ़ाया जा रहा है। कैसे? अधिगम का स्थानांतरण करके। यानी कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जो है सहायता प्रदान कर रहा है, तो वह व्यवहार को बढ़ाता है। तथा इम्प्लीमेंटेशन, दूसरी परिस्थितियों में, दूसरी सिचुएशन में आप उसको लागू कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो यही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक तो हो सकता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। दूसरा ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऋणात्मक अधिगम का स्थानांतरण। और तीसरा है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि शून्य। तो सकारात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, शून्य क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे कि आपने साइकिल सीखी, ठीक है। तो साइकिल सीखने के बाद आपने स्कूटर चलाना सीखा। तो साइकिल अगर आप सीख जाते हैं, यानी कि बैलेंस करना सीख जाते हैं, हैंडल को बैलेंस करना जानते हैं, तो आप स्कूटी भी आराम से सीख सकते हैं। तो साइकिल सीखने के बाद यदि आप स्कूटी सीखते हैं तो वो सीखा हुआ ज्ञान, जब साइकिल आप सीख रहे थे तो उसमें बैलेंस करना सीख रहे थे, तो वो स्कूटी चलाते समय आपको सहायता प्रदान करेगा। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि पहले सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायता प्रदान करें, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। बड़ी कार चलाने के बाद छोटी कार चलाने में दिक्कत महसूस होती है। यदि आप बड़ी कार चलाते हैं तो छोटी कार चलाने में दिक्कत महसूस होगी। बड़ी कार का थोड़ा सा हैंडल भी बड़ा होगा, गियर बॉक्स भी बड़ा होगा और उसका साइज भी बड़ा होता है। उसके बाद छोटी कार चलाते हैं तो छोटी कार चलाने में आपको दिक्कत महसूस होती है। तो यह बाधा उत्पन्न कर रहा है, यानी कि पहले आपने जो अधिगम सीख कर लिया है वो दूसरी परिस्थिति में छोटी कार चलाने वाली परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी सकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हो गई? सकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गई कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान
दूसरी परिस्थिति में आपकी सहायता प्रदान करेगा तो सकारात्मक होगा। वही सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अगर बाधा उत्पन्न करता है तो ऋणात्मक होता है। और जीरो क्या होता है? जीरो होता है कि आपने पहली परिस्थिति में कोई ज्ञान सीख लिया, कोई अधिगम कर लिया, और दूसरी परिस्थिति में वो ना तो बाधा उत्पन्न करे और ना ही सहायता उत्पन्न करे, ना ही सहायता प्रदान करे। तो उसे बोलते हैं शून्य अधिगम का स्थानांतरण। यानी कार चलाना तथा मोबाइल चलाना, दोनों में ही भाई कार चलाने और मोबाइल चलाने का दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। कार अगर कोई चलाना जानता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं वो मोबाइल चलाना भी जानता हो, और मोबाइल चलाना जानता है तो कार चलाना भी जानता हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। या दोनों ही इंसान कार चला सकता है और अच्छे से मोबाइल भी चला सकता है। ये दोनों परिस्थितियाँ एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर इसका कोई भी कौशल, कार चलाने का कौशल मोबाइल चलाने के कौशल में काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर बोलते हैं ये ना तो सहायता उत्पन्न कर रहा है, ना तो सहायता प्रदान कर रहा है, ना ही बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसे बोलते हैं जीरो ट्रांसफर लर्निंग। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। तो ट्रांसफर लर्निंग अधिगम का स्थानांतरण किसने दिया? सबसे पहले तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक हम अधिगम का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, जो कि बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफर लर्निंग 3 प्रकार की है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगी? जब एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायता उत्पन्न करेगा। नेगेटिव कब होगी? जब एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करेगा। और जीरो क्या होगी? जब एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा, ना ही सहायता प्रदान कर रहा है। तो उसे बोलते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब आगे चलते हैं। आगे है कि थॉर्नडाइक का समरूप तत्वों का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिए थे समरूप का, यानी कि यदि दोनों कार्यों में ज़्यादा तत्व समान होते हैं, यदि आप एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अधिगम का स्थानांतरण कर रहे हैं और पहली परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में कुछ आइडेंटिकल है, कुछ चीज़ें समान हैं, तो ट्रांसफर लर्निंग आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है, या फिर ज़्यादा होगा। इसे बोलते हैं आइडेंटिकल एलिमेंट, यानी कि समान तत्व का समरूप तत्वों का सिद्धांत। ठीक है। ट्रांसफर लर्निंग के विशिष्ट प्रकार। ट्रांसफर लर्निंग के यूनिलेटरल एक प्रकार है, एक बाइलेटरल प्रकार होता है, तीसरा होता है वर्टिकल, चौथा होता है हॉरिजॉन्टल। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर लर्निंग क्या होगी? यानी कि केवल एक ही भाग से सीखना। ठीक है, अगर एक ही भाग से आप सीख पा रहे हैं तो ये यूनिलेटरल हो गया। एक भाग का प्रभाव दूसरे भाग पर पड़ता है तो उसे बाइलेटरल कहेंगे। यानी एक का प्रभाव दूसरे पड़ रहा है तो बाइलेटरल है, केवल एक ही भाग से सीख पा रहे हैं तो यूनिलेटरल। श्रेणीबद्ध तरीके से सीखना, डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ता रहता है, लेवल अप होगा। ये पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों हो सकता है। सेम वर्क और डिफरेंट लेवल, यानी कि सेम वर्क तो होगा लेकिन डिफरेंट लेवल होंगे। ठीक है, जिस तरह से लेवल होते हैं एक ही वीडियो गेम में अलग अलग तरह के लेवल होते हैं, तो वही होगा, काम एक ही हो रहा है और लेकिन लेवल बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे लंबात्मक कहते हैं। एक सिचुएशन के दूसरी उसी तरह की सिचुएशन में सहायता प्रदान करता है, इसे बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करता है। एक विषय का जो ज्ञान है वो दूसरे विषय में क्या करेगा? मदद करता है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। केवल एक ही भाग से सीखना, एक ही भाग से अगर सीख पा रहे हो तो यूनिलेटरल होगा। एक भाग का प्रभाव दूसरे भाग पर पड़ता है तो बाइलेटरल होगा। एक ही चैप्टर का क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, एक ही चैप्टर है उसका सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर रहे हैं? मास्टरी हासिल कर रहे हैं, तो वो लंबात्मक हो गया। एक सिचुएशन का ज्ञान केवल उसी तरह की सिचुएशन में प्रयोग हो। ठीक है, एक सिचुएशन आपने सीख ली, उसी तरह की सिचुएशन होगी तो आप उसका ट्रांसफर लर्निंग कर पा रहे हैं, तो होगा 36। तो ये इस तरह से 4 प्रकार होते हैं ट्रांसफर लर्निंग के। ठीक है, एक यूनिलेटरल क्या होगा? एक ही भाग से सीखना। ठीक है, और बाइलेटरल एक भाग का प्रभाव दूसरे भाग पर पड़ता है तो बाइलेटरल होगा। वर्टिकल क्या होगा? यानी कि सेम वर्क होगा बट डिफरेंट सिचुएशन होंगी, डिफरेंट लेवल होंगे, तो वो वर्टिकल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल क्या होगा? एक सिचुएशन का ज्ञान केवल उसी तरह की सिचुएशन में सहायता प्रदान करता है, उसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। उसके बाद लर्निंग की थ्योरीज है। लर्निंग की थ्योरीज में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये 1900 सेंचुरी में आई थी। ठीक है, तो इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? तो मनोवैज्ञानिक है, रशियन चिकित्सक
इनका नाम है इवान पी पावलोव। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को कहेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं इंग्लिश में। इवान पी पावलोव ने दी थी, जो कि रशियन चिकित्सक थे। 1900 शताब्दी में उन्होंने दी थी। तो 1904 में उन्होंने क्या किया, 1904 में डाइजेशन यानी कि पाचन पर कार्य कर रहे थे ये, ठीक है। तो उनके लिए 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला। पाचन पर कार्य करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। बेक नाम का कुत्ता था, इस कुत्ते का नाम याद रखेंगे जिन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपना। तो वेग नाम का कुत्ता था, उस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया, ठीक है, सलाइवा और लार पर। इनकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो किस चीज़ में सहायता प्रदान करती है, वो कोई भी आदत, बच्चे में कोई आदत डलवा सकते हो, ठीक है, आदत डलवाने में या आदत छुड़वाने में ये उस पर काम करेगी आपकी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पी पावलोव की जो थ्योरी है, वो किसी बच्चे की आप कोई अच्छी आदत डलवा सकते हैं या बुरी आदत छुड़वा सकते हो, ठीक है। तो ये उस पर बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। इसको हम एसएस लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इसका नाम है एसएस लर्निंग थ्योरी, और इसको बोलते हैं कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। एस टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये कुछ इसके नाम है, एसएस लर्निंग थ्योरी, ठीक है, एस टाइप लर्निंग थ्योरी और कंडीशनिंग थ्योरी, ये इसके नाम हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एस क्या होता है, यानी कि स्टिमुलस, हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक। उद्दीपक क्या करता है, उद्दीपक वह वस्तु, बाह्य वस्तु है, इसको देख करके कोई रिस्पॉन्स करेगा, अनुक्रिया देगा, ठीक है। जैसे कि बाह्य वस्तु इसको बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। जैसे कि खाना हो गया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक कुत्ते को क्या करते थे, ये एक कुत्ते को काफ़ी दिनों तक उन्होंने भूखा रखा, और उसके बाद ये घंटी बजाते थे, और घंटी बजाने के बाद फिर खाना उसको देते थे। तो कुत्ता जैसे बार बार होता था ऐसा, तो कुत्ते के साथ में एक कंडीशनिंग हो गई, अनुबंधन हो गया, ठीक है। क्या अनुबंधन हो गया, अनुबंधन ये हो गया कि जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ता ये समझ जाता था कि अब घंटी बजी है, इसके बाद मुझको खाना मिलेगा। तो वो जैसी घंटी बजती थी तो उसके बाद वो लार टपकाने लगता था, ठीक है, अपना सलाइवा रिलीज करने लगता था मुंह में। तो यूएस क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि बाहरी बाहरी जिसके साथ में भी कंडीशन नहीं हुई है, ठीक है। तो वो खाना था शुरुआत में, तो खाना जिसके साथ में अभी कोई कंडीशन नहीं हुई थी, अनकंडीशनल स्टिमुलस है खाना, ठीक है। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है लार। इन दोनों के बीच में अभी कोई संबंध नहीं है, लार और अनकंडीशनल स्टिमुलस खाना, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, इसलिए अनुबंधन से पहले का जो है स्टेप है। उसके बाद में नेचुरल स्टिमुलस क्या है, घंटी, ठीक है। उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस है खाना। तो पहले घंटी बजती थी, उसके बाद में खाना दिया जाता था। तो जैसे ही घंटी बजी और खाना मिला तो वो क्या करता था, अनुबंधन के समय पर वो लार टपकाता था। तो ये हो गया अनुबंधन के समय, यानी कंडीशनिंग कर रहे थे उस समय पर, कंडीशनिंग कर रहे थे तो उस समय पर क्या हो गया, ये जो है जैसी घंटी बजती थी खाना मिलता था तो लार टपकाने लगता था। उसके बाद में जब भी घंटी बजती थी तो वो लार टपकाने लगता था, चाहे खाना मिले चाहे ना मिले। तो घंटी से और लार का संबंध इन्होंने जोड़ दिया। तो प्राकृतिक उद्दीपक यानी कि घंटी, इसको बोलते हैं तटस्थ उद्दीपक या कृत्रिम उद्दीपक। इन्होंने जो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस बना दिया, ठीक है, घंटी का। तो घंटी बजते ही लार टपकाने लगता था। अनुबंधन बनने पर या अनुबंधन के बाद की प्रक्रिया है ये। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस कौन सा हो गया, खाना, फूड, ठीक है, जिसको इन्होंने कंडीशनिंग कर दी उसके बाद में, ठीक है। नेचुरल स्टिमुलस कौन सा हो गया, घंटी है नेचुरल स्टिमुलस। और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या हो गया, लार। रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, लार टपक रही है उसके कुत्ते की। तो बैल के साथ में कंडीशनिंग कर दी गई, ठीक है, लार और बैल की कंडीशनिंग हुई। जैसे बैल बजेगी तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी, ठीक है। तो ये पहले पहले नहीं होता था, घंटी बजती थी तो कुत्ते को समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही घंटी बजने लगी उसके बाद कुत्ते के मुंह में लार आती थी। तो इससे पता चल गया कि ये कंडीशनिंग हो गई, यानी कि उसने सीख लिया, अधिगम कर लिया कि भाई जैसी घंटी बजेगी तो लार उसके मुंह में स्वाभाविक है आ जाएगी, ठीक है। स्वाभाविक यानी कि स्टिमुलस लाइक अ ट्रिगर, स्टिमुलस जो है वो ट्रिगर की तरह होता है, यानी कि प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देगा। जो स्टिमुलस है खाना या फिर घंटी, तो वो क्या कर देगी, प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देगी। कंडीशनिंग होने के बाद में
क्या होगा, जैसे स्टिमुलस यानी कि घंटी बजेगी तो वो ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया यानी कि उसके मुंह में लार आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इस थ्योरी का अलग नाम है पेवलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें कुछ पाँच पाँच छः चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की बातें हैं। एक है एक्विजिशन यानी कि धारण करना। तो धारण करना क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, किसी चीज़ को धारण किया जाएगा। किस चीज़ को धारण किया जाएगा, यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलस। कंडीशनिंग स्टिमुलस कौन सा है, कंडीशनिंग जो स्टिमुलस है उसको कंडीशनिंग रिस्पॉन्स के साथ में अनुबंध कर दिया। ठीक है, तो स्टिमुलस था घंटी, कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या थी, घंटी के साथ में इन्होंने लार का अनुबंध करा दिया। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है, यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, यानी कि दुनिया की प्रत्येक घंटी को सुन करके लार टपकाएगा वो कुत्ता। दुनिया की कहीं भी घंटी बजेगी तो वो समझेगा कि घंटी बज रही है और खाना मिलेगा। लेकिन दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं होगा कि भाई जहाँ भी घंटी बजी में खाना मिलेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी कि अब सामान्यीकरण हो गया उसका। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि खाने की घंटी को पहचानना तथा लार को टपकाना। अब ये होता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वो घंटी कैसे पहचानेगा कि ये घंटी खाने वाली है, ये घंटी खाने वाली नहीं है। तो ये चीज़ जो पहचानने में अंतर करेगी उसको बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। एक होता है एक्सटिंक्शन यानी विलुप्तीकरण, यानी कि बार बार घंटी बजाना लेकिन खाना ना देना, तो कुछ समय के बाद लार टपकना बंद हो जाएगी। भाई 2-4 बार देखेगा, 5-10 बार देखेगा कुत्ता घंटी बज रही है लेकिन खाना नहीं मिल रहा, तो फिर वो भूल जाएगा कि घंटी बजने पर खाना नहीं मिलता है हर बार। तो वो इस तरह से उसकी जो जो अधिगम है वो विलुप्त हो जाएगा, कि घंटी बजने पर वो थोड़े दिन बाद भूल जाएगा। जब उसको 4-5 बार 10 बार खाना नहीं मिलेगा घंटी बजने के बाद, तो वो उसके अंदर से अधिगम ये भूलने लगेगा। ठीक है, वो कहेगा घंटी बजती है लेकिन खाना नहीं मिलता, बेकार की बात है ये सब। उसके बाद 5वां स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी जो लंबे समय के बाद में एक दिन अचानक से घंटी बजे और उसके बाद में क्या मिल जाए उसको, लार टपकने लगेगी। ठीक है, अचानक से वापस आ जाना, यानी कि कुछ दिनों बाद कुछ दिनों तक घंटी नहीं बजाई, लेकिन एक दिन 10-15 दिन बाद गैप दे करके, बीच में एक लंबा समय दे करके एक दिन फिर अचानक से घंटी बजेगी और फिर कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी अचानक से क्या होना, याद आ जाना, किसी की याद आ जाने लगा अचानक से। ठीक है, टाइमिंग जो है इसमें मैटर करता है। इस कंडीशनिंग में टाइमिंग बहुत ज़रूरी मैटर करता है। एक है डिलेड कंडीशनिंग, यानी कि पहले बेल फिर खाना देना। तो भाई पहले आपको बेल देनी है, पहले बेल बजानी है उसके बाद खाना देना है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि पहले आप बेल बजाएंगे फिर खाना देंगे। ठीक है, ट्रेस कंडीशनिंग क्या है, कि बेल बजा करके तुरंत खाना दे दिया। ठीक है, बेल बजाई और तुरंत खाना दे दिया, ये थोड़ी कम इफेक्टिव है। ये है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। तो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग क्या है, यानी बेल भी बज रही है और साथ ही खाना भी दिया जा रहा है। तो बेल बज रही है तो खाना भी दिया जा रहा है। तो इससे कुत्ता जो है नहीं समझ पाएगा कि बेल बजने का मतलब बेल बज रही है खाना भी दिया जा रहा है, इससे उसके साथ में कंडीशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, पहले बेल बजाएंगे फिर कुछ समय के बाद थोड़ी सी, तुरंत खाना नहीं देंगे, थोड़ी सी देर बाद 5-10 सेकंड बाद उसको खाना दिया जाएगा। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। बैकवर्ड कंडीशन क्या है, पहले खाना दे दो फिर बेल बजा दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। भाई उसका पेट भर गया फिर वो क्यों ध्यान देगा इधर उधर, घंटी बज रही घंटा बज रहा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले हम बेल बजाएंगे उसके बाद वो इंतजार करेगा, उसके बाद हम उसको खाना देंगे। आगे चलते हैं ऑपरेंट कंडीशन। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो थ्योरी भी अधिगम से संबंधित है। जैसे ये दी थी आपको वी.एफ. स्किनर। ठीक है, चूहों पर प्रयोग किया था और कबूतरों पर किया, तो इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो कि वी.एफ. स्किनर ने दी थी। इसे आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आर टाइप थ्योरी। इसका अन्य नाम क्या है हिंदी में, साधनात्मक अधिगम है। ठीक है, साधनात्मक अधिगम सिद्धांत, उत्सर्जित अधिगम सिद्धांत, नैमित्तिक अधिगम सिद्धांत, कार्यात्मक कार्यात्मक प्रतिबद्धता, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, आर.एस. टाइप थ्योरी। 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे वी.एफ. स्किनर।
ठीक है, इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1950 से लेकर के 1954 में दिया था। और इवान पी पावलो ने 19वीं शताब्दी 1900 में दिया था वो अपना सिद्धांत। उसके 50 सालों के बाद 1900 के बाद 1950 में से लेकर 1954 तक 50 साल के बाद इन्होंने B.F. स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो पहले रिस्पॉन्स होना चाहिए, बाद में स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस बाद में आएगा, पहले कुछ रिस्पॉन्स तो करो, यानी कि पहले कुछ कार्य करो, उसके बाद में कुछ मिलेगा। स्किनर का पुनर्वलन पर जोर दिया गया। स्किनर कहते थे पहले रिस्पॉन्स करो, फिर उसके बाद आपको पुनर्वलन दिया जाएगा। सही अनुक्रिया करने पर ही आपको सकारात्मक पुनर्वलन या पुरस्कार या प्रशंसा दी जानी चाहिए। सकारात्मक परिणाम मिलने पर क्रिया को दोहराया जाएगा। यदि किसी ने कोई रिस्पॉन्स अच्छा दिया, उसको आपने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, शाबाशी दे दी, प्रशंसा कर दी, पुरस्कार दे दिया, तो वो क्रिया को दोहराने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने पुनर्वलन पे यानी कि रिइंफोर्समेंट पे B.F. स्किनर ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो नकारात्मक पुनर्वलन क्या है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है कि आपने भाई दंड दे दिया, बच्चे को डरा दिया, डांट दिया, तो ये इस तरह के आप अगर उसको रिस्पॉन्स देंगे तो वो बच्चा क्रिया को दोहराएगा नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कब दिया जाएगा, जब बच्चा कोई गलत कार्य कर देता है। ठीक है, तो पहले प्रतिक्रिया दो तब खाना मिलेगा। ठीक है, पावलोव की तरह नहीं कि पहले कुछ करो ना करो, घंटी सुनी और खाना मिल गया। तो B.F. स्किनर के अलग सिद्धांत है, वो कहते हैं कि पहले कुछ ना कुछ करो, उसके बाद में खाना मिलेगा। पहले प्रतिक्रिया फिर उद्दीपक, इसलिए इनकी पहले नाम है रिस्पॉन्स। पहले रिस्पॉन्स दो, उसके बाद में स्टिमुलस मिलेगा, यानी कि कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है, जो आप चाहते हो वो मिलेगा। पहले कुछ करो, रिस्पॉन्स दो, उसके बाद जो आप चाहते हो वो मिलेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं RS टाइप थ्योरी। तो रीइंफोर्सर क्या होता है, ठीक है, तो एक प्राइमरी रीइंफोर्सर है, एक सेकेंडरी रीइंफोर्सर है। ये दो तरह का रीइंफोर्सर है, एक प्राइमरी प्राथमिक और एक सेकेंडरी। प्राथमिक प्राकृतिक होगा, ठीक है, जैसे खाना है, खाना पीना, धूप, हवा, ये सभी प्राथमिक हैं, प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या हो सकता है, पैसा है, नौकरी है, यानी कि प्राइमरी के बिना तो काम चलेगा नहीं, सेकेंडरी के बिना काम भी चल जाएगा। तो इनके लिए अनुक्रिया भाई सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के लिए आपको क्रिया स्वतः नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, पैसा चाहिए तो आपको करना पड़ेगा काम, ठीक है, करना पड़ता है। नौकरी चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डिग्री चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन खाना पीना धूप, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये तो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो स्कूल में या फिर अधिगम प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल है, ये स्किनर कहते हैं। ठीक है, स्किनर की बात होगी जहाँ भी रीइंफोर्समेंट पर जोर देने की बात है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है इन्होंने इसको रीइंफोर्समेंट को, यानी कि पुनर्वलन को। स्किनर ने सबसे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट पुनर्वलन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट कितने प्रकार के, पुनर्वलन है कितने प्रकार के, तो एक उन्होंने बताया था पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में एक आपने ऐसी चीज़ जोड़ दी, ऐसी चीज़ आप उसको दे रहे हो, ठीक है, जिससे कि व्यवहार में बढ़ोतरी हो रही है ना, ऐसी चीज़ आपने उसको ला करके दे दी जिससे व्यवहार में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। और इसमें ऐसी चीज़ आपने हटा दी जिससे व्यवहार में इससे भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि रीइंफोर्समेंट का मतलब है पुनर्वलन। ठीक है, यानी कि दोबारा से काम करने के लिए बल प्रदान करना। तो इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ऐसी चीज़ आपने हटा दी जिससे कि क्या हो जाए, व्यवहार में बढ़ोतरी हो जाए, और इसमें ऐसी चीज़ ला करके दे दी उससे व्यवहार में बढ़ोतरी हो जाए। तो व्यवहार में बढ़ोतरी तो दोनों से होगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तो स्टिमुलस इसमें दिया जाएगा, स्टिमुलस इसमें हटा दिया जाएगा। तो जैसे कि बिहेवियर इंक्रीज कैसे होगा, जैसे पंखे की जगह आपने कूलर लगा दिया या AC लगा दी, बच्चा पढ़ रहा था, वो कह रहा था मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो आपने पंखे की जगह कूलर लगा करके, ठीक है, या AC लगा कर व्यवस्था कर दी। अब इससे होगा कि इससे पढ़ाई अच्छे से होगी, ठीक से होगी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, इससे व्यवहार बढ़ेगा, यानी कि
जैसे कि शोर होने पर म्यूजिक बंद कर दिया, बच्चा पढ़ रहा था और शोर हो रहा था, उससे आपने क्या कर दिया, म्यूजिक बंद करवा दिया, ठीक है, स्टिमुलस जो था उसको हटा दिया ताकि पढ़ाई ठीक से हो सके। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब है व्यवहार में बढ़ोतरी करना। रीइंफोर्समेंट का क्यों दिया जाता है, ताकि व्यवहार में क्या की जा सके, बढ़ोतरी की जा सके, इंक्रीजमेंट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये थी ऑपरेंट कंडीशनिंग 1950 से लेकर 54 तक बी एफ स्किनर ने दी थी। ठीक है, तो ये भी अधिगम का एक सिद्धांत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट यानी कि दंड। ठीक है, तो पनिशमेंट यानी कि दंड क्या है, ये निगेटिव क्या है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा, इससे व्यवहार कम होगा, बढ़ेगा नहीं। रीइंफोर्समेंट में तो व्यवहार बढ़ेगा, लेकिन दंड देने में, पनिशमेंट में व्यवहार बढ़ेगा नहीं, घटेगा। इसलिए दंड देने के लिए मना किया। पनिशमेंट पूरी तरह से वैन है, क्योंकि पनिशमेंट से बिहेवियर डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होगा। तो एक तो होगा पॉजिटिव पनिशमेंट, एक होगा नेगेटिव पनिशमेंट। इसे में ऐसे ही है जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, वहाँ पे कोई चीज़ हम अच्छी ला रहे थे, यहाँ पर यह है कि भाई कोई चीज़ हम ला रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, इससे कि व्यवहार कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसमें हमने नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, इसमें से कोई चीज़ अपने हटा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, व्यवहार में कमी हो जाएगी, कमी दोनों में होगी व्यवहार में। ठीक है, तो जैसे शेपिंग क्या होता है, शेपिंग होता है किसी व्यवहार को घटाना या बढ़ाना। तो शेपिंग है क्या, शेपिंग का मतलब है कि अपने व्यवहार को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, शेप दे रहे हो, व्यवहार में क्या दे रहे हो, शेप, बढ़ा करके घटा करके, इसी प्रक्रिया को शेपिंग कहा जाता है। टोकन इकोनॉमी क्या है, टोकन इकोनॉमी है कि किसी एक चीज़ को किसी अन्य चीज़ से जोड़ना। ठीक है, जैसे कि 5 गुण इकट्ठे होने पर, अगर किसी बच्चे की कॉपी में 5 गुण इकट्ठे हो जाएंगे, आपने नियम बना दिया कि 5 गुण होने पर उसको मनपसंद चीज़ दी जाएगी। तो एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी किसी चीज़ को हमने किससे जोड़ दिया, दूसरी चीज़ से जोड़ दिया। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन क्या होगा। ठीक है, ये जस्ट लाइक सेल्फ स्टडी। ठीक है, जैसे कि जस्ट लाइक सेल्फ स्टडी, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपने आप मोटिवेट होगा, बच्चा अपने आप क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, अपने आप सीक्वेंस में लर्निंग करना सीख जाएगा। यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा अपने आप ही खुद जिम्मेदार होगा कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये जैसे सेल्फ स्टडी में आप किसी की हेल्प नहीं लेते, अपने आप सब कुछ करते हो, इसी तरह से होता है प्रोग्राम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन होंगे जो कि पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों जो थ्योरी पढ़ी है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि इवान की पावलोव ने दी थी, और दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर ने दी थी। तो दोनों में खास अंतर क्या है, दोनों थ्योरी आपने पढ़ ली है, दोनों में खास अंतर देख लेते हैं कि दोनों थ्योरी जो है, पहले तो क्लासिकल कंडीशनिंग ये पावलोव ने दी थी कुत्ते पर, पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते पर, और स्किनर ने अपना सफ़ेद चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। और पावलोव है कहाँ के, पावलोव रशियन शरीर शास्त्री हैं, चिकित्सक थे, रसिया के, ठीक है, रूस के। और ये अमेरिकन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, यूएसए के। स्किनर कैसे हैं, सफ़ेद चूहों पे किया, और सफ़ेद कौन होते हैं, अमेरिकन होते हैं सफ़ेद। इसको पावलोवियन कंडीशनिंग कहा जाता है, इसको स्किनरियन कंडीशनिंग कहा जाता है। ठीक है, टाइपिफाइड बाई पावलोव डॉग, इसको टाइपिफाइड बाई पावलोव डॉग भी कहा जाता है, और ये टाइपिफाइड बाई स्किनर्स बॉक्स। ठीक है, ये स्किनर बॉक्स से टाइपिफाइड है। ठीक है, इसको एस एस टाइप कहते हैं, इसको आर एस टाइप कहते हैं। इसमें पहले स्टिमुलस आएगा, ठीक है, तो इसको एस टाइप बोलते हैं, इसमें पहले रिस्पॉन्स करना होगा, उसके बाद स्टिमुलस मिलेगा। इसमें पहले स्टिमुलस ला के दे दिया जाएगा, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, अनैच्छिक क्रिया होंगी, यानी कि लार टपकाना अपने यहाँ बस में नहीं है। लार टपकाना वह खाना जैसे दिखाई देगा, तो लार टपकाना ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। इसमें वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक क्रिया करनी पड़ेगी, यानी पहले आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा सोच समझ कर। अच्छा रिस्पॉन्स किया तो आपको अच्छा स्टिमुलस प्राप्त होगा। व्यवहार को निकाला जाता है, इसमें व्यवहार को निकाला जाता है, और इसमें व्यवहार ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, स्किनर में ऑटोमेटिक आ जाता है, इसलिए इसको अच्छा माना जाए। ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्या कहा जाता है, एक अच्छी अधिगम का सिद्धांत है। इसके बाद चलते हैं भाई एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यानी इन दोनों सिद्धांतों का शिक्षा में किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं इनका क्या यूज़ है।
तो सबसे पहले रिवार्ड का सही समय पर सही उपयोग किया जाना चाहिए, यानी जो आप रिवार्ड दे रहे हैं वो सही समय पर दो। ऐसा नहीं हो कि बच्चे ने आज अच्छा काम किया है और आपको 5 साल बाद उसको आप इनाम दे रहे हैं, बच्चा भूल ही जाएगा कि इनाम क्यों मिला है, ठीक है, तो उसका इतना अच्छा प्रभाव रहेगा नहीं। तो अच्छा काम किया उसको सही समय में आते ही, ठीक है, आप उसको इनाम दे दीजिए। बच्चों को एक्टिव रखना है, ठीक है, बच्चों को कैसा रखना है, एक्टिव, निष्क्रिय नहीं बनाना, पैसिव नहीं बनाना। बच्चा हमेशा एक्टिव रहेगा तो वो अपना अधिगम अच्छी तरह से कर पाएगा, ठीक है। और हम इससे क्या कर सकते हैं, आदत डलवा सकते हैं और आदत छुड़ा भी सकते हैं। इन दोनों ही थ्योरी से क्या कर सकते हैं, आदत डलवा सकते हैं, आदत छुड़ा भी सकते हैं। और दोनों थ्योरी में बच्चा कैसा रहेगा, एक्टिव, ठीक है। शिक्षक को पनिशमेंट की समझ हो, शिक्षक को ये बहुत जानकारी हो कि पनिशमेंट किस बच्चे को कितना दिया जाना चाहिए, ठीक है, इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि पनिशमेंट क्या करता है, बिहेवियर को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो कुछ फेमस बात है कि इवन द रेट वाज वाइट, ठीक है, इवन द रेट वाज वाइट, यानी कि यहाँ तक कि स्किनर के बारे में कहा गया है कि स्किनर, यहाँ तक कि चूहे भी कैसे थे, सफ़ेद थे। तो स्किनर कैसे हैं, स्किनर जो है मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं, अमेरिका के, ठीक है। तो इसलिए इनको स्किनर इज विनर हमेशा कहा जाता है कि स्किनर कौन है, विजयी है, स्किनर इज विनर, ठीक है। स्किनर अमेरिकन तथा पावलव रसिया के थे, ठीक है। तो स्किनर के बारे में ये बात है कि इवन द रेड वाज वाइट, यहाँ तक कि चूहे भी कैसे थे, सफ़ेद थे, क्योंकि सफ़ेद कहाँ के लोग होते हैं, अमेरिका के। अगली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है अधिगम का, वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक, ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो इन्होंने भी अपना एक अधिगम का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया तो 1898 में दिया, यानी कि पावलाव के सिद्धांत से 2 साल पहले, ठीक है। तो स्किनर तो 1950 और 54 में अपना सिद्धांत देगा, तो 1950 से 54 तक, ठीक है। पावलाव 1900 में दे के गए थे, और ये दे गए थे 1898 में, यानी कि ये सबसे पुराने हैं तीनों में देखा जाए, ठीक है। स्किनर, पावलाव और थॉर्नडाइक में सबसे पुराने थॉर्नडाइक हैं। इन्होंने पावलाव से पहले 2 साल पहले दिया था। ये भी कहाँ के थे, ये भी स्किनर की तरह, स्किनर जैसे कि अमेरिका के थे, तो ये भी अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन ये स्किनर से 54-55 साल पहले, ठीक है, 53-54 साल पहले अपना सिद्धांत दे चुके थे। तो काफ़ी लंबा गैप है, ठीक है। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इसको बोलते हैं एसआर थ्योरी। तो पावलाव की जो थ्योरी वो एसएस थ्योरी है, एसएस, स्टिमुलस थ्योरी, ठीक है। और जो स्किनर की है वो है आरएस टाइप थ्योरी, यानी पहले रिस्पॉन्स दिया जाएगा उसके बाद स्टिमुलस होगा। लेकिन जो सबसे पहले थ्योरी आई थी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की, उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी, ठीक है। इसको कहा जाता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। ये एक पशु चिकित्सक थे और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के जनक भी माना जाता है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक भी हैं, ये आप याद रख लें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक के रूप में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही महान काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस थ्योरी को कहा जाता है एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से प्रभावित होकर स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को प्रतिपादित किया। तो भाई थॉर्नडाइक पहले आ चुके हैं, स्किनर बाद में आए हैं। तो स्किनर ने जब इनकी थ्योरी को पढ़ा तो इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए, मोटिवेटेड हुए, और उन्होंने अपनी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया, ठीक है। इस ट्रायल और एरर थ्योरी का नाम, दूसरा इसका नाम है हर्ष और दुख का सिद्धांत, यानी कि खुशी और दुख, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। इनकी बुक थी एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि 1898 में आई थी इसी समय पर। दूसरी इनकी बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी,
क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, इसलिए इनकी बुक आई थी 1913 में, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसार्ट थ्योरी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। पहले स्टिमुलस आएगा फिर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो संबंधवाद का सिद्धांत भी बॉन्ड थ्योरी कहते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में कहेंगे संबंधवाद का सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी, यानी कि बॉन्डिंग होगी। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इसी सिद्धांत का नाम है प्रयत्न करना या फिर भूल। प्रयत्न करोगे तो उसमें भूल भी शामिल होंगी, इसलिए प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। प्रयत्न करो और कुछ भूल होंगी, उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, त्रुटियाँ होंगी, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। और संयोजनवादी सिद्धांत, कॉम्बिनेटरियलिस्ट, ठीक है, थ्योरी। सुख दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। पजल बॉक्स, भूल भुलैया बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था इनके में, बिल्ली थी, कैट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली पर। स्टिमुलस क्या था, मछली, ठीक है, मृत मछली थी। मोटिवेशन, बिल्ली के लिए मोटिवेशन क्या है, उसकी स्मेल, मछली से आ रही थी, ठीक है। ड्राइव कौन, बिल्ली को कौन चला रही थी, उसकी भूख चला रही थी, ठीक है। ड्राइव है भूख, बिल्ली की भूख। उसको क्रिया करने के लिए कौन प्रेरित करेगा बार बार, मछली की खुशबू, ठीक है। तो लॉ ऑफ लर्निंग क्या, सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत जो है ये भी किसके द्वारा दिए गए, ये भी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए, ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक। तो सीखने के प्राथमिक नियम हैं 3 और सीखने के गौण नियम हैं 5। तो पहला है तत्परता का सिद्धांत, यानी कि यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको तत्पर होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों प्रकार से अगर आप रेडी रहेंगे तो आप अच्छा सीख पाएंगे। दूसरा लॉ ऑफ मोटिवेशन, यानी कि सीखने के लिए मोटिवेशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेटेड नहीं हुए तो उतने अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। तो आपको अपना मोटिवेशन लाने के लिए अपने आप को, ठीक है, इंटरेस्ट जो है आपको बनाना पड़ेगा। तीसरा नियम है, वह दूसरा नियम है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो रेडीनेस के सिद्धांत को लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। और दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि प्रयास का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत को बाद में दो में और बांट दिया था, 2 भागों में। एक का नाम था लॉ ऑफ यूज, यानी उपयोगिता का नियम, और लॉ ऑफ डिसयूज, अनुपयोगिता का नियम। यदि आप कोई चीज़ें उपयोग करते रहेंगे बार बार तो उसके लिए आपको, ठीक है, एक्सरसाइज रहेगी, यानी कि आप यूज कर रहे हैं बार बार तो उससे प्रयास होता रहेगा, एक्सरसाइज होती रहेगी, ठीक है। और कुछ यूज नहीं करेंगे तो वो विलुप्त हो जाएगा, अनुपयोग हो जाएगा, ठीक है। आगे है प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर लर्निंग। तो भाई लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर लर्निंग, प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्रभाव का नियम क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तीसरा नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का नियम, संतुष्टि और कष्ट का सिद्धांत, ठीक है। पेन और प्लेजर का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। पॉजिटिव रिवार्ड मिलने पर कार्य दोबारा किया जाएगा, पॉजिटिव रिवार्ड नहीं मिला तो कार्य दोबारा नहीं होगा। प्रभाव अच्छा हुआ, कार्य करने में प्रभाव अच्छा मिला तो कार्य दोबारा होगा, ठीक है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिला, ठीक है, शाबाशी मिली तो कार्य दोबारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। सफलता मिलेगी तो मेहनत करेंगे, ठीक है, सफलता नहीं मिली तो मेहनत करने में उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसका शिक्षा में प्रयोग कैसे करेंगे, इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे करेंगे एजुकेशन में। तो बच्चे को तत्पर बनाना है, सबसे पहले तो रेडी बनाना है, रेडी रखना है उसको, ठीक है। पहले पढ़ाने से पहले एक माहौल सेट करना है, ठीक है। अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कराना है, ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करानी है। बच्चे को मोटिवेटेड रखना है, रिवार्ड देना है उसको ताकि वो मोटिवेटेड रहे। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये भी बच्चे के लिए सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो जीवन उपयोगी होनी चाहिए, यानी कि जो शिक्षा आप मिली उसके जीवन में उपयोग हो तो उसका फ़ायदा है, ठीक है। अनुपयोग होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सीखेगा भी नहीं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए अधिगम के 3 सिद्धांत, पावलोव का, स्किनर का और एडवर्ड थॉर्नडाइक का। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे संज्ञानवादियों के सिद्धांत, गेस्टाल्टवादियों के, वो हम करेंगे कल।
ठीक है। इसके बाद काफ़ी सिद्धांत हैं, धीरे धीरे हम आपको सभी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ताकि हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, सीटेट की तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे आपको एक आइडिया लग सके, और आपको ये भी पता चलेगा कि पुराने पेपर में जो है क्वेश्चंस आए हैं वो इन नोट्स से सॉल्व हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। आप कहीं भी कंपेयर कर लेना, ये नोट आपको बहुत हेल्प करेंगे कहीं और से ज़्यादा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।